बच्चों हम बात कर रहे हैं ऋण पत्रों के निर्गमन और उनके मोचन अर्थात उनके शोधन की। और पिछले 6 वीडियो में हमने ऋण पत्रों के निर्गमन के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है और अब हम इस अध्याय के जो दूसरा पार्ट है ऋण पत्रों का मोचन अथवा शोधन, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस भाग में हम बात करेंगे ऋण पत्रों के शोधन की विधियों की और साथ ही साथ उसकी जो विधि है मुख्यतः एकमुश्त विधि, पहली विधि को हम इसमें डिस्कस करेंगे और आपकी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण संख्या 19 और 20 की भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ऋण पत्रों का शोधन। ऋण पत्रों का शोधन या मोचन क्या है? जब कंपनी को कोषों की आवश्यकता है तो कंपनी ऋण पत्रों को निर्गमित करती है, यानी ऋण पत्र धारी से, ऋण पत्रों के जो धारक हैं, जो जिनसे कंपनी ऋण की राशि जुटाती है और उन्हें ऋण पत्र उन्हें प्रतिफल के रूप में देती है, जो पैसा उन्होंने दिया है उसके बदले में उन्हें देती है और प्रत्येक वर्ष उन्हें ब्याज का भुगतान करती है। यह आपने ऋण पत्रों के निर्गमन में पढ़ा है। शोधन का मतलब है जब कंपनी के पास पर्याप्त कोषों की व्यवस्था हो जाए तो कंपनी ऋण पत्रधारियों को उनकी ऋण पूंजी वापस लौटाती है। यह कहलाता है ऋण पत्रों का शोधन, यानी कि आपने ऋण पत्रधारियों को उनकी ऋण राशि को चुका दिया है। ऋण पत्रधारकों को उनकी ऋण पूंजी एक निर्धारित समय के बाद वापस करना ही क्या कहलाता है? ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है या फिर ऋण पत्रों का मोचन कहलाता है। ऋण पत्रों के शोधन हेतु 4 विधियों का प्रयोग किया जाता है। शोधन के लिए कौन कौन सी विधि आप काम में ले सकते हैं उसकी बात करते हैं। एक मुश्त भुगतान विधि, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक मुश्त भुगतान विधि से आशय है कि कंपनी सभी ऋण पत्रधारियों को एक साथ भुगतान कर देती है, एक मुश्त भुगतान कर देती है। किश्तों में भुगतान, किश्तों में भुगतान का मतलब है कंपनी ने जब ऋण राशि ली है तब तो एक साथ ली है, लेकिन भुगतान जब कर रही है तो किश्तों में भुगतान कर रही है। यानी आप कह सकते हैं कि मान लीजिए 1100 रुपए वाले ऋण पत्र कंपनी ने जारी किए और 1 साल बाद से कंपनी ने प्रत्येक वर्ष 200 ऋण पत्रों का शोधन करना चालू कर दिया ताकि 5 साल में उन ऋण पत्रों का क्या हो जाए? शोधन हो जाए। तो यह है किश्तों में भुगतान। खुले बाजार में क्रय द्वारा, कई बार कंपनी अपने ही ऋण पत्रों को खुले बाजार से क्रय कर लेती है। खुले बाजार से मतलब स्टॉक एक्सचेंज, प्रतिभूतियों का जो बाजार है उससे क्रय कर भी शोधन कर सकती है। और अंशों या ऋण पत्रों में परिवर्तन करके भी शोधन कर सकती है, यानी ऋण पत्रों के बदले में कंपनी नए ऋण पत्र या ऋण पत्रधारी को अंश देकर भी उसका शोधन कर सकती है। यदि ऋण पत्रधारी इस तरह के परिवर्तन के लिए तैयार हो, सहमत हो, तो इन 4 विधियों से ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है और हम इनके अंकित प्रश्नों को एक एक कर हल करेंगे। लेकिन यहां बात की जाए तो ऋण पत्रों के शोधन के स्रोत को भी समझना होगा। स्रोत से मतलब है कंपनी ऋण पत्रों के लिए चुकाने के लिए, उन्हें भुगतान करने के लिए रकम की व्यवस्था कहां से करेगी, इसके बारे में बात करते हैं। पहला है पूंजी में से शोधन। ये केवल वे ही कंपनियां पूंजी में से शोधन कर सकती है जिन्हें ऋण पत्र शोधन कोष बनाना अनिवार्य नहीं है। यानी कंपनी अधिनियम 2013 में कुछ कंपनियों के लिए डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या ऋण पत्र शोधन कोष न बनाने की छूट दी गई है। तो वो कंपनियां अपने ऋण पत्रों का शोधन बिना कोष बनाए भी कर सकती है, अर्थात पूंजी में से शोधन कर सकती है। लाभों में से शोधन, पूंजी में से अगर शोधन ना हो तो दूसरा तरीका है लाभों में से शोधन, यानी कंपनी के पास जो पर्याप्त राशि है, पर्याप्त लाभ है, उसमें से कंपनी अगर ऋण पत्रों का शोधन करे तो ये लाभों में से शोधन होगा। जबकि पूंजी में से शोधन का मतलब है कंपनी के पास जो कोष उपलब्ध है उसमें से कंपनी ऋण पत्रों का शोधन कर दे, जो पैसा उपलब्ध है किसी लाभ को काम में ना ले। यदि कोई कंपनी लाभों में से, केवल लाभों में से शोधन करती है तो उसे 100% अंकित मूल्य के बराबर डीआरआर यानी कि ऋण पत्र शोधन संचय बनाना होगा। यदि कंपनी केवल लाभों में से शोधन करती है तो जितने के ऋण पत्र हैं, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो भी ऋण पत्रों का अंकित मूल्य है, लाभों में से वो राशि निकालकर और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व यानी कि ऋण पत्र शोधन संचय में ट्रांसफर करनी होगी, तभी वो कंपनी
लाभों में से 100% शोधन कर सकती है। तीसरा है पूंजी व लाभों में से शोधन, यानी कुछ पूंजी में से और कुछ लाभों में से शोधन। जब ऐसा कंपनी करेगी तो कंपनी के लिए 100% पैसा ऋणपत्र शोधन कोष में हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऋणपत्र शोधन कोष में पैसा तभी ट्रांसफर किया जाता है जब कंपनी ऋणपत्रों का शोधन लाभों में से कर रही है। अगर वो लाभों और पूंजी दोनों में से कर रही है तो पूंजी में से जो शोधन करेगी उसके लिए उसे डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लाभों में से जितना शोधन उसको करना है उसके लिए उसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऋणपत्र शोधन कोष का निर्माण करना आवश्यक होगा। किंतु यदि कोई कंपनी आंशिक रूप से लाभों में से एवं आंशिक रूप से पूंजी में से शोधन करती है तो ऋणपत्रों के अंकित मूल्य के समान अर्थात 100% के बराबर शोधन कोष बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शोधन कोष केवल लाभों में से जब शोधन किया जाए तब बनाया जाता है। यहां पर भी शोधन कोष बनाना होगा, लेकिन केवल उतनी राशि के लिए जितनी राशि का शोधन, जितने ऋणपत्रों का शोधन आप लाभों में से कर रहे हैं। यहां पर कंपनी नियम 2014 के नियम 18(7) का अध्ययन कर लेना आवश्यक है। बिल्कुल, अब जब कंपनी लाभों और पूंजी में से दोनों में से शोधन कर रही है तो कितना न्यूनतम भाग उसे लाभों में से शोधन करना होगा, इस प्रोविजन को जो कि कंपनी नियम 2014 के नियम 18 और उसके उपनियम 17 में दिया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। ऋणपत्र शोधन कोष डीआरआर का निर्माण केवल उन लाभों में से किया जा सकता है जो लाभांश के लिए उपलब्ध हैं, और लाभांश के लिए कौन से कोष उपलब्ध रहते हैं? जो कि आयगत प्रकृति के, रेवेन्यू नेचर के होते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, रिजर्व फंड है। कुछ कंपनियों को छोड़कर ऋणपत्रों के अंकित मूल्य के 25% के बराबर न्यूनतम ऋणपत्र शोधन कोष बनाना होगा। यह एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। केवल कुछ कंपनियों को छोड़कर जिन्हें पूंजी में से शोधन करने की छूट है, यानी कि जिन्हें ऋणपत्र शोधन कोष बनाना आवश्यक नहीं, केवल उन कंपनियों को छोड़कर प्रत्येक कंपनी को अपने ऋणपत्रों के जो ऋणपत्रों का अंकित मूल्य है कम से कम उसका 25% ऋणपत्र शोधन कोष में हस्तांतरित करना होगा। अगले 31 मार्च को जो ऋणपत्र शोधन हेतु परिपक्व हो रहे हैं उनके 15% के बराबर भाग चालू वर्ष की 30 अप्रैल तक निवेश किया जाएगा। इसको पहले आप समझ लीजिए। अभी चल रहा है 2021, मान लीजिए 31 मार्च 2022 को आपको किन्हीं ऋणपत्रों का शोधन करना है, तो जिन ऋणपत्रों का शोधन आप 31 मार्च 2022 को करेंगे उन ऋणपत्रों की अंकित मूल्य के 15% के बराबर राशि चालू वर्ष, यानी कि कौन सा चल रहा है 2021, चालू वर्ष जो चल रहा है उसी का 2021-22 चल रहा है, इसकी 30 अप्रैल तक 15% राशि आपको निर्धारित कोषों में क्या करनी होगी? विनियोग करनी होगी। तो चालू वर्ष के अगले वित्तीय वर्ष वही है, लेकिन उस 31 मार्च को, जो 31 मार्च आ रहा है, उस 31 मार्च को जो आप शोधन करेंगे उसके लिए आपको पहले से ही व्यवस्था करनी होगी। लगभग 10-11 महीने पहले आपको विनियोग करना होगा। परिवर्तन द्वारा शोधन की दशा में, अभी अभी आपने चौथा मेथड पढ़ा है कि अंशों और ऋणपत्रों को परिवर्तन द्वारा शोधित किया जा सकता है। तो परिवर्तन द्वारा शोधन की दशा में डीआरआर का निर्माण ऋणपत्रों के अपरिवर्तनीय भाग के लिए ही करना है, क्योंकि परिवर्तन द्वारा शोधन में आपको कोष की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप प्रतिभूतियों के बदले में प्रतिभूति देंगे। तो यहां पर यह कहा गया है कि मान लीजिए 10,000 ऋणपत्रों की संख्या है, जिसमें से 8,000 ऋणपत्र परिवर्तन के लिए सहमत हो जाते हैं, यानी कि वो ऋणपत्रों के बदले में नए ऋणपत्र या अंश लेने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन 2,000 ऋणपत्र ये कहते हैं कि हमें परिवर्तन
परिवर्तन द्वारा प्रतिभूति नहीं चाहिए, हमें तो नकद राशि ही चाहिए। तो ये हो गया ऋण पत्रों का अपरिवर्तनीय भाग, जिसका परिवर्तन द्वारा शोधन नहीं किया जाएगा। तो क्या कह रहा है, परिवर्तन द्वारा शोधन की दशा में केवल डीआरआर का निर्माण उन ऋण पत्रों के लिए करना है जिनका शोधन परिवर्तन द्वारा नहीं किया जा रहा है। शोधन कोष को उपयोग केवल ऋण पत्रों के शोधन के लिए ही लिया जा सकता है। डीआरआर का उपयोग जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, केवल उसी के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। अब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के इतने प्रोविजन पढ़ने के बाद इसको बनाने, इसको निर्माण करने, इस राशि को विनियोग करने, उस पर ब्याज प्राप्त करने, इन विनियोगों का विक्रय करने, उससे संबंधित क्या जर्नल प्रविष्टियां होती है, इसकी जानकारी आपके लिए लेना आवश्यक है। शोधन कोष से संबंधित जर्नल प्रविष्टियां, यानी जो शोधन कोष, जिस डीआरआर की हमने बात की है, अगर कंपनी उसका निर्माण कर रही है तो उससे संबंधित क्या क्या जर्नल प्रविष्टियां होगी, उसके बारे में बात करते हैं। लाभ हानि विवरण से शोधन कोष बनाने पर कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि हमें ऋण पत्रों का शोधन लाभों में से करना है, तो कंपनी अपने प्रत्येक वर्ष के पीएनएल में से कुछ कुछ पैसा निकालकर कौन से खाते में ट्रांसफर करेगी, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेगी, जिसके, और कम से कम अभी आपने पढ़ा कि जिन ऋण पत्रों का आपको शोधन करना है उसके 25% भाग को तो आपको डीआरआर में ट्रांसफर करना ही होगा। तो अगर यहां बात की जाए तो क्या जर्नल प्रविष्टि होगी वो 25% भाग हस्तांतरित करने की या प्रत्येक वर्ष व्यवस्था करने की, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, यानी कि पीएनएल से आपने ये कोष बना लिया है। ऋण पत्रों की निर्धारित राशि को विनियोग करने पर अब साथ ही साथ आपको कहा जाता है कि जो ऋण पत्र आने वाले 31 मार्च को शोधन के लिए देय हो रहे हैं, उनके लिए आपको इस 30 अप्रैल को ही 15%, उन ऋण पत्रों के 15% के बराबर राशि विनियोग करनी है। विनियोग करने की एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जब विनियोग किया है तो इस पर ब्याज की प्राप्ति भी होगी, तो यदि इन विनियोगों पर कोई ब्याज प्राप्त हो तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट को क्रेडिट नहीं करना है, बल्कि यह पैसा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ही ट्रांसफर करना है, जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब बात करते हैं उपरोक्त विनियोगों का विक्रय करने पर। जब आप शोधन करेंगे तो इन विनियोगों को बेचने पर क्या एंट्री होगी, तो जब आपने विनियोग किया तो आपने एंट्री करी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो जब आप इन्हें बेचेंगे तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक प्रश्न उठ सकता है कि मान लीजिए हमने 3000 के विनियोग किए और 3000 के विनियोगों को हमने जब शोधन के समय बेचा तो 4000 में बेचा या 2500 में बेचा, तो क्या जर्नल प्रविष्टि होगी, एंट्री तो यही होगी। लेकिन यदि विनियोगों को बेचने पर लाभ हो तो आप जानते हैं लाभ को क्रेडिट किया जाएगा, इस एंट्री में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को और क्रेडिट कर दिया जाएगा, और अगर हानि हो तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को डेबिट कर दिया जाएगा। इसका नोट ये रहा, यदि विनियोग बेचने से लाभ हुआ है तो उपरोक्त प्रविष्टि, उपरोक्त ये चौथे नंबर वाली एंट्री की बात हो रही है, उपरोक्त प्रविष्टि में डीआरआर को सीआर किया जाएगा और हानि हो तो डीआरआर को डेबिट किया जाएगा। ध्यान रखें, विनियोग बेचने पर अगर आप सममूल्य के पर विनियोग बेच रहे हैं, यानी 5000 के विनियोगों को 5000 में बेच रहे हैं तो साधारण सी एंट्री होगी, लेकिन अगर आप लाभ पर बेच रहे हैं तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को क्रेडिट किया जाएगा, और अगर आप हानि पर बेच रहे हैं तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को इस प्रविष्टि में डेबिट कर दिया जाएगा। शोधन की संपूर्ण प्रक्रिया हो जाने के बाद डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को सामान्य संचय यानी कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व
और ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का जो भी शेष है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये जर्नल प्रविष्टियां हमने शोधन कोष से संबंधित जर्नल प्रविष्टियां की है। अब बात करने जा रहे हैं हम ऋण पत्रों के शोधन की विधियां। जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा कि ऋण पत्रों के शोधन की 4 विधियां हैं और हम आज बात करने जा रहे हैं ऋण पत्रों का एक मुश्त शोधन। तो उसके संबंध में क्या जर्नल प्रविष्टि होती है, आइए बात करते हैं। एक मुश्त शोधन, जब किसी कंपनी द्वारा ऋण पत्रधारियों को उनके संपूर्ण ऋण का भुगतान एक साथ कर दिया जाता है तो यह एक मुश्त शोधन कहलाएगा। यानी पूरे 1000 ऋण पत्रों का शोधन आपने एक साथ कर दिया तो वो ऋण पत्रों का शोधन कौन सा होगा, एक मुश्त शोधन होगा। किश्तों में शोधन का मतलब है 1000 ऋण पत्रों का शोधन आपने प्रत्येक वर्ष 200-200 ऋण पत्र द्वारा किया या प्रत्येक वर्ष 250-250 ऋण पत्रों के द्वारा किया तो वो होगा किश्तों में शोधन। यह एक मुश्त शोधन कहलाता है। इस स्थिति में निम्न जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं। अब अगर बात करें तो जिस तरीके से ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर, बट्टे पर और सममूल्य पर था, साधारणतः ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम या सममूल्य पर आपको मिलेगा। तो यहां बट्टे पर हो सकता है, लेकिन बट्टे पर तब जब खुले बाजार में, वैसे सामान्यतः ऋण पत्रों का जो शोधन है वो प्रीमियम या बट्टे पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऋण पत्रों का सममूल्य पर यदि मोचन किया जाए तो क्या एंट्री होगी, तो पहले तो आपको मोचन का अर्थ समझ में आना चाहिए, शोधन का अर्थ समझ में आना चाहिए, तभी आप इसकी एंट्री बना पाएंगे। जैसा कि शुरुआत में आपको बताया गया कि ऋण पत्रों के शोधन से आशय है ऋण पत्रधारियों को उनकी ऋण पूंजी वापस लौटाना। तो कंपनी उन्हें पैसों का भुगतान कर रही है तो कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, तो सबसे पहले ऋण पत्रों की राशि को ऋण पत्रधारी के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। यानी डिबेंचर अकाउंट को आपने बंद करके और डिबेंचर होल्डर में इनका फंड ट्रांसफर कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि अब इन्हें पैसा वापस चुकाने का समय आ गया है। अब आप सममूल्य पर शोधन कर रहे हैं, इसका मतलब अगर 5 लाख के ऋण पत्र हैं तो आप 5 लाख रुपए का भुगतान करेंगे, तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसा कि यहां पर कर दिया गया है। लेकिन यदि शोधन प्रीमियम पर हो तो क्या होगा, शोधन पर देय प्रीमियम कंपनी के लिए घाटा होता है, क्योंकि कंपनी 100 रुपए की जगह 110 रुपए या 105 रुपए चुकाएगी, जो कि कंपनी के लिए नुकसान है। तो इसे जर्नल प्रविष्टि में डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ये तो राशि देय करने की या पैसा डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करने की बात हुई। अब चुका दीजिए डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सममूल्य पर 2 एंट्री, पहली राशि को होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करने की और दूसरी भुगतान करने की। प्रीमियम में राशि को डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करने की और फिर भुगतान करने की। तो आइए अब इसे समझने के लिए आपकी पाठ्यपुस्तक का उदाहरण संख्या 19। निम्नलिखित प्रत्येक मामले में ऋणपत्र के मोचन के समय पर केवल शोधन के समय क्या प्रविष्टि करेंगे वो इन्होंने पूछा है, तो आपको वो ही प्रविष्टि करनी है। यहां ऋणपत्र शोधन कोष वगैरह से कोई संबंध नहीं है, केवल जो मोचन के समय यानी ऋणपत्रों के शोधन के समय जो प्रविष्टि करेंगे तो कौन सी करेंगे, केवल चुकाने की या होल्डर में ट्रांसफर करने की जर्नल प्रविष्टि करेंगे। तो उनकी बात करते हैं, वो प्रविष्टियां दीजिए। इसमें 4 केस है, हमने एक एक को लिया है। एक्स लिमिटेड ने 100 रुपए वाले प्रत्येक के 5000 9% ऋण पत्र सममूल्य पर जारी किए तथा 5 वर्ष की समाप्ति पर पूंजी में से सममूल्य पर शोधनीय, और वैसे भी काय में से पूंजी में से शोधनीय है। पूंजी में से शोधन करने पर डीआरआर में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाता, तो सिर्फ चुकाने की आपको जर्नल प्रविष्टि करनी है। तो यहां अगर बात की जाए तो सममूल्य पर शोधनीय है तो 9% डिबेंचर को कैंसिल कर पहले पैसा ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर होल्डर में, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर होल्डर, और राशि कितनी होगी 5 लाख रुपए, और उसके बाद भुगतान कर दिया जाएगा 9% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर होल्डर, जिसकी राशि होगी 5 लाख रुपए। पूंजी में से शोधन है इसलिए कोई डीआरआर वगैरह कुछ नहीं करना है, और साथ ही साथ केवल शोधन के समय की जर्नल प्रविष्टियां यहां पूछी गई है। 9% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो गई 5 लाख रुपए जैसा आपको बताया गया। अब बात करते हैं
इसके अगले केस की, एक्स लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक 1012% ऋण पत्र सममूल्य पर जारी किए। ये ऋण पत्र 4 वर्ष के अंत में 10% प्रीमियम पर मोचनीय है और आपको मोचन के समय की जर्नल प्रविष्टि देनी है। 10% प्रीमियम पर है 1000 ऋण पत्र, 100 रुपए का एक, तो 1 लाख तो मूल रकम जो आपको भुगतान करनी है और साथ ही साथ 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपए। इसका मतलब आपको टोटल 1,10,000 रुपए का भुगतान करना है। यह कहलाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो कि कंपनी के लिए क्या है, घाटा। अतः इसे जर्नल प्रविष्टि में क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो जर्नल प्रविष्टि क्या होगी, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर होल्डर। फिर से सुने, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर होल्डर। 12% डिबेंचर में मूल रकम लिखी जाएगी जो कि है 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में प्रीमियम लिखा जाएगा जो कि है 10,000 और होल्डर्स में लिखा जाएगा 1,10,000। अब शोधन के समय इन्हें भुगतान कर दिया जाएगा, जिसकी एंट्री होगी 12% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक और रकम होगी 1,10,000। अगला, एक्स लिमिटेड ने 1 लाख रुपए के अंकित मूल्य के 12% ऋण पत्र 5% प्रीमियम के साथ जारी किए, जो कि 4 वर्षों के पश्चात मोचनीय है। लेकिन यह नहीं बताया कि काय पर मोचनीय है, और जब यह नहीं बताया तो सममूल्य पर मोचनीय है। इसका मतलब आपको 100 रुपए का 100 रुपए ही चुकाना है। निर्गमन प्रीमियम पर किया है और यहां पर निर्गमन की प्रविष्टि नहीं करनी है, केवल शोधन की प्रविष्टि करनी है। तो ये तो शोधन सममूल्य पर है, तो सिंपल सी 2 एंट्री। क्या एंट्री होगी, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर होल्डर, और फिर चुका दीजिए 12% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर होल्डर, रकम होगी 1 लाख रुपए और भुगतान कर दीजिए 12% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये भी 1 लाख रुपए। आप प्रीमियम से कंफ्यूज ना हो, वो प्रीमियम निर्गमन वाला है जो कंपनी को प्राप्त हुआ है, उसे क्रेडिट किया जाता है और कंपनी उसे क्रेडिट कर चुकी होगी। यहां पर तो हमें केवल शोधन की प्रविष्टियां देनी है। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड ने 1 लाख रुपए के 12% ऋण पत्रों को 5% बट्टे के साथ निर्गमित किया, जो वर्ष के अंत में 5% प्रीमियम पर मोचनीय है। लेकिन 5% बट्टे पर निर्गमित किया, इसका यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको केवल शोधन की या मोचन की प्रविष्टि देनी है। तो एंट्री होगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर होल्डर। यहां 1 लाख, यहां 5,000 और यहां 1,05,000, और अंत में आप इसका भुगतान कर देंगे, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी 12% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक और रकम होगी 1,05,000। उदाहरण संख्या 19 के बाद अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 20 की। XYZ लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2013 को 100 रुपए प्रत्येक के 200, एक ऋण पत्र का अंकित मूल्य है 100 और ऋण पत्रों की संख्या है 200, तो ऋण पत्रों का अंकित मूल्य हो गया 20,000 रुपए। 15% ऋण पत्र 10% बट्टे पर जारी किए, जो लाभ में से 10% प्रीमियम के साथ मोचनीय है। यानी जब इनका शोधन किया जाएगा तो 10% प्रीमियम पर किया जाएगा, और आज इनका निर्गमन किया गया है तो 10% बट्टे पर किया गया है। ऋणपत्रों के निर्गमन एवं मोचन के समय की रोजनामचा प्रविष्टियां दीजिए। यानी निर्गमन के समय क्या जर्नल प्रविष्टि करनी है वो भी बतानी है, और मोचन के समय क्या जर्नल प्रविष्टियां करनी है वो भी बतानी है, अभिलेखित करनी है। अगर चौथे वर्ष के अंत में एकमुश्त मोचित किया जाता है, यानी आपको एकमुश्त इनका शोधन करना है। निदेशक मंडल ने यह तय किया
कि 31 मार्च 2016 को ऋणपत्र मोचन निधि में न्यूनतम राशि हस्तांतरित की जाएगी, यानी कि जो न्यूनतम राशि 15% जो आपको नियम बताया गया है वो आपको हस्तांतरित करनी है। लेकिन पहले निर्गमन की प्रविष्टियां कर लेते हैं, उसके बाद हम शोधन की बात करेंगे। अगर यहां देखा जाए तो 20,000 ऋणपत्र हैं जो कि 10% बट्टे पर जारी किए गए हैं। इसका मतलब आपको जो नकद राशि प्राप्त होगी निर्गमन के समय वो होगी 20,000 का 10%, 2,000 काटने के बाद 18,000 रुपए, जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन और राशि होगी 18,000 रुपए। जब संपूर्ण पैसा एक साथ प्राप्त होता है तो एप्लीकेशन के साथ एंड अलॉटमेंट जोड़ा जाता है, ये आपको पहले से ही मालूम है। अब अगर बात करें तो ऋणपत्रों का शोधन हमें 10% प्रीमियम पर करना है और आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था रूढ़िवादिता अवधारणा, जिसके अनुसार यदि भविष्य में कोई हानि होने वाली हो तो उस हानि को आप पहले ही हानि मान लीजिए जब वो हानि ज्ञात हो गई है। तो हमें निर्गमन के समय ही पता है कि हमें ऋणपत्रों को 20,000 अंकित मूल्य की जगह 22,000 चुकाना पड़ेगा, 2,000 रुपए ज्यादा चुकाना पड़ेगा। इसे लॉस ऑन इशू के नाम से डेबिट किया जाता है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से क्रेडिट किया जाता है। साथ ही साथ जो डिस्काउंट 2,000 रुपए का आप डेबिट करेंगे उसे भी लॉस ऑन इशू के नाम से ही डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। आइए अमाउंट फिलअप करते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को 18 से क्रेडिट किया, 18 डेबिट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2 लॉस हो गए, 2,000 रुपए का बट्टा और 2,000 रुपए शोधन का प्रीमियम, इन दोनों को लॉस ऑन इशू के नाम से ही डेबिट कर दिया जाएगा। ये हो गया 4,000। डिबेंचर में लिखी जाएगी मूल रकम जो कि है 20,000 और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में वो रकम लिखी जाएगी जो आप शोधन के समय उन्हें अतिरिक्त देंगे, तो वो है आपकी 2,000 रुपए, 20,000 का 10%। अब अगर यहां बात की जाए तो आपको जो शोधन करना है वो चौथे वर्ष के अंत में करना है। आपने जारी किया है 1 अप्रैल 2013 को। तो डेट्स की अगर बात की जाए तो यहां पर आएगा 2013 अप्रैल 1 और यहां पर भी अप्रैल 1। शोधन की बात की जाए तो चौथे वर्ष के अंत में, यानी 13-14, 14-15, 15-16 और 16-17, यानी 16-17 में, यानी 31 मार्च 17 को आपको शोधन करना है। तो यहां पर आपको ऋणपत्र शोधन संचय बनाना होगा और वो बनाना होगा आपको 1 साल, मतलब कि 25% के बराबर। और यहां अगर 25% की बात की जाए तो 20,000 रुपए का जो आपको शोधन करना है उसका 25% अगर आप निकालें तो ये राशि होगी 5,000 रुपए, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और राशि लिखी जाएगी 5,000 रुपए, जिसकी तारीख होगी 31 मार्च 2016। इसमें रकम आ जाएगी 5,000 रुपए। न्यूनतम राशि को 31 मार्च 16 को आपको विनियोग करना है। तो यहां पर न्यूनतम राशि कैसे निकाली जाएगी? नियम के अनुसार अंकित मूल्य का कम से कम 15% आपको क्या करना है? आपको विनियोग करना है और ये आती है 3,000 रुपए, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसकी भी तारीख होगी मार्च 31, 2016 और रकम होगी 3,000 रुपए। अब शोधन वाला वर्ष आ चुका है। शोधन वाले वर्ष में क्या किया जाएगा? 31 मार्च 2017 की बात कर रहा हूं। 31 मार्च 2017 में आप विनियोगों को बेच देंगे। प्रश्न में सूचना नहीं दी गई है कि विनियोगों को कितने में बेचा गया है, तो आप विनियोगों को उनके अंकित मूल्य पर बेचेंगे, जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बेचेंगे तो पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट जाएंगे। इस रकम की तारीख होगी 2017 मार्च 31 और राशि होगी, राशि लिखी जाएगी इस एंट्री में 3,000 रुपए, क्योंकि 3,000 के विनियोगों का आप क्या करेंगे? विक्रय करेंगे।
शोधन की सारी वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आप डिबेंचर की रकम को डिबेंचर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट अकॉर्डिंग टू जो दे रखा है प्रीमियम रिडेम्पशन 10%, तो 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। 15% डिबेंचर में 20,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में 2,000, डिबेंचर होल्डर में 22,000। डिबेंचर होल्डर को अब आप भुगतान करेंगे तो जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक और रकम होगी 22,000। जैसा कि आपको शोधन कोष बनाते समय जर्नल प्रविष्टियां बताई गई थी कि जितने का शोधन कोष आपने बनाया है, कितने का बनाया है, 5,000 रुपए का, शोधन के पश्चात इसे सामान्य संचय खाते में ट्रांसफर करेंगे, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व और अमाउंट होगा 5,000 रुपए। इसी के साथ उदाहरण संख्या 20 और एक मुश्त शोधन पूरा होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट विधि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।